So hello students, welcome with the new topic quantum numbers। इससे पहले हमने पढ़ा था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। तो ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताते हैं? एक बात और, ये हमारे चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ना है हमें, कुछ एनर्जीज के बारे में, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई नो थोड़ा चैप्टर लेंथी था, बट जैसा कि मैंने कहा था, जैसे कि इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हर अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज, अलग अलग थ्योरम्स, अलग अलग लॉज, अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग बातें, ये सब हमने मतलब ऑल टोटल इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं जी? देखो, क्वांटम नंबर पता है क्या बताते हैं? क्वांटम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में कहाँ रहता है, कैसे रहता है। अब आप सोचोगे कि मतलब न्यूक्लियस तो कैसे क्या रहता है? बोहर ने बताया था कि ये न्यूक्लियस है। बोहर ने बताया ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये नंबर ऑफ शेल्स है। इन नंबर ऑफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है? रिवोल्व कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है? रिवोल्व कर रहा होता है। ठीक है, फिर डी ब्रोगली आए, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है। तो कुछ इस तरीके की वेव बना के वो क्या कर रहा है? रिवोल्व कर रहा होता है। ये हमने चीज देखी थी, पढ़ा था। लेकिन क्वांटम नंबर पता है क्या समझाता है? क्वांटम नंबर समझाता है, quantum number are those number which provides complete information about an electron। इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि उसकी पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का साइज क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है। अब आप सोचोगे ये ओरिएंटेशन क्या बला आ गई? देखो मैं सब बताऊंगी। तो क्वांटम नंबर एनर्जी, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन, सब कुछ बताते हैं। और क्वांटम नंबर होते कितने टाइप्स के हैं? 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्वांटम नंबर को कैसे पता चला। अब क्वांटम नंबर को कैसे पता चला? देखो, सबसे पहले अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, तब उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, और थॉमसन, गोल्डस्टीन सबने एक अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की खोज की। मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास फाइंड आउट किया। उसके बाद क्या था? बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंटिन्यूअसली रिवोल्व करके अपनी एनर्जी कुछ इस तरीके से ऑल्टरनेटली शेल में रिवोल्व करता है। बोहर ने ये बताया था। तो सारे जो साइंटिस्ट थे अपना अलग अलग पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फिर अपनी एक थ्योरी प्रस्तुत कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उसकी पूरी स्टडी कर रहे थे, फिर अपनी थ्योरी दे रहे थे। तो ये क्वांटम नंबर ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? क्वांटम नंबर ने कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये एक्सप्लेन कर पाता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, स्पिन क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, सब कुछ, मतलब ऐसा क्या किया था उन्होंने? दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना? अगर नहीं भी आ रहा तो ठीक है, मेरे कहने के बाद तो आ रहा होगा। देखो, ये जो क्वांटम नंबर है, इससे पहले एक स्क्रॉडिंगर नाम के साइंटिस्ट थे। क्या नाम था? स्क्रॉडिंगर। स्क्रॉडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कुछ इस साई के बारे में समझाया था। अब ये त्रिशूल जैसा क्या बनाया मैम आपने? इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वांटम नंबर भी एक अपने आप में बहुत खास टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जब आगे पढ़ते जाओगे ना तो मतलब सबसे बेस्ट टॉपिक लगेगा ये। तो इसका नाम है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन, ये साई, अकेले साई का कोई मतलब नहीं होता। ये जो साई स्क्वायर होता है ना, ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, यानी इस जगह इलेक्ट्रॉन हमें मिल सकता है, इस जगह इलेक्ट्रॉन हमें मिल सकता है, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कौन शो करता है? ये साई स्क्वायर। अब आयनो सब मिक्स हो गया, पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ मैं, आपको ऐसा लग रहा है ना कि क्या हो रहा है। देखो, स्क्रोडिंगर की जो एक इक्वेशन थी, स्क्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी, वो थी कुछ ऐसे, एच साई इज इक्वल ई साई। अब आप कहोगे ये इक्वेशन आपने हमें पढ़ाई तो नहीं। देखो, स्क्रॉडिंगर की इक्वेशन और स्क्रॉडिंगर का जो रोल था ना, वो हमारे 11th क्लास में इतना हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ना। तो हमें ये इक्वेशन का डेरिवेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन का डेरिवेशन आएगा आफ्टर 12th, जब आप बीएससी करोगे, बीटेक करोगे, उधर उसमें पूछा जाएगा कि हाँ जी
जो स्क्रॉडिंगर थे उन्होंने कौन सी इक्वेशन दी, कैसे उन्होंने वेव फंक्शन को डिफाइन किया और कैसे वो इक्वेशन उन्होंने डेराइव की, सारा कुछ स्क्रॉडिंगर के बारे में आपकी बीएससी बीटेक एमएससी वगैरह में जब आप आगे जाओगे तो आगे आएगा। फिलहाल अपनी 11th में ना स्क्रॉडिंगर पे फोकस कम रखा है और क्वांटम नंबर पे ज्यादा रखा है, क्योंकि ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन तो क्वांटम नंबर दे रहा था, स्क्रॉडिंगर तो बस एक वो मुहारा था, स्क्रॉडिंगर ने तो एक पाथ दिखाया था कि हाँ भाई ये एक ऐसे क्वांटम नंबर एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। आई बात समझ? तो हम स्क्रॉडिंगर के बारे में इस वीडियो में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, बस इतना है कि स्क्रॉडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता रहा था क्वांटम नंबर्स के बारे में। आई बात समझ? ठीक है जी, यहाँ तक तो ठीक है, समझ आ गई। और ये जो इक्वेशन वगैरह है, आई नो ये नहीं समझ आ रही होगी, समझ आ रही होगी, एच क्या है, साई क्या है, ई क्या है, साई क्या है, ठीक है। साई तो आपने बता दिया मैम की वेव फंक्शन है, ई एनर्जी होगी, तो इसके बारे में हमें अभी इतना समझने की कोई नीड भी नहीं है। और अलग अलग बुक में अलग अलग इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एच साई इक्वल ई साई, आप कोई दूसरी बुक उठा के देखोगे तो उसमें आपको अलग इक्वेशन मिलेगी, मे बी इन एनसीईआरटी भी। तो अब हम बात करते हैं स्क्रॉडिंगर से, आपको भूल जाते हैं एक बात और वापस हमारे क्वांटम नंबर्स में आते हैं। अब क्वांटम नंबर पे फुल्ली फोकस रखो, बस पूरा क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, जस्ट ट्रस्ट मी। हाँ जी, तो क्वांटम नंबर होते हैं एक ऐसा नंबर जो इलेक्ट्रॉन की ऑल टोटली इंफॉर्मेशन देते हैं, और इलेक्ट्रॉन की हाँ भाई इधर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। जैसे मान लो कि हम किसी के घर जा रहे हैं, या हम किसी के हाँ घर जा रहे हैं, और ठीक आप ऐसे मानो कि आप अपनी मासी के घर जा रहे हो, ठीक है। आपको मासी के घर जाने में सबसे ज्यादा खुशी क्यों होती है? मासी से मिलने में या मासी के बच्चों से यानी अपने कजन से मिलने में? ऑफकोर्स कजन से मिलने में होती है। तो आप कजन को ढूंढने कहाँ जाओगे? कमरों में जाओगे। आपको पता है कि भाई ये मासी का रूम है, ये लिविंग रूम है, ये उस मतलब मेरे कजन का रूम हो सकता है। तो आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके माइंड में कि जो हमारा कजन है। अब आप सोचोगे ये क्या एग्जांपल है, कह रही हो एग्जांपल एकदम परफेक्ट आपको ये चीज समझ में आने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए। तो आप कहाँ जाओगे? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो यही होगी ना कि हाँ जी मेरे कजन का रूम है, हम इसमें जाते हैं ढूंढने के लिए, वो हमें यही मिल सकता है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ किस कमरे में? अब आप सोचोगे ओ माय गॉड ये कमरे भी होते हैं क्या? भाई इन शेल्स को हम कमरे बोल रहे हैं यहाँ पे, जस्ट एक जनरल लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो भाई किस कमरे में इलेक्ट्रॉन के पाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है? या सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एन से डिनोट किया जाता है, एजिमुथल या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोल रहे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑर्बिटल, अच्छे से लिख लेते, यह और अरे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है क्या बताता है? ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये है न्यूक्लियस और ये है हमारे नंबर ऑफ शेल्स। एक्सेप्टेड? हाँ, ये न्यूक्लियस है, ये नंबर ऑफ शेल्स है। अब न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल से जो डिस्टेंस है उसको डिफाइन करता है। अब कुछ बच्चे तो यही बैठक जाएंगे कि आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, हमें तो नहीं आता आउटर मोस्ट शेल क्या होता है। जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है और सबसे आखिर का जो शेल होगा ना, सबसे लास्ट का शेल, उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। आप आउटर मोस्ट शेल के बारे में आगे बहुत स्टडी करोगे, आगे जब हम बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें तो हर एक लाइन में आउटर मोस्ट शेल ये वर्ड सुनने को देखने को मिलेगा। तो ये न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल से जो डिस्टेंस है वो हमें समझाता है। तो देखो, और पहली बात जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से हम डिनोट करते हैं ना, वो होता है हमारा एन इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर छोटी क्लास का कंसेप्ट है, थर्ड फोर्थ से पढ़ते आ रहे हो। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4। तो एन इज अ नेचुरल नंबर जिसको हम नंबर ऑफ शेल्स से डिफाइन करते हैं। ये जो नंबर ऑफ शेल्स है ना, ये के एल एम एम बन जा एन, ये है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये हमारे नंबर ऑफ शेल्स है, इनको नंबर ऑफ शेल्स ही तो बोला जाता है जिनको बोहर ने नाम दिया था अलग अलग, के एल एम एन एन सो ऑन। सो जिसको नंबर ऑफ शेल्स बोल दिया हमने। उसके बाद डिटरमाइन एनर्जी लेवल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एन मींस हायर एनर्जी एंड लार्जर ऑर्बिटल साइज, कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस कितनी है, शेल्स की डिस्टेंस कितनी है और एनर्जी कितनी है, कितना ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हायर एनर्जी एंड लार्जर ऑर्बिटल का साइज,
ऑर्बिटल का साइज इतना भी हो सकता है, इतना भी, इतना भी, इतना भी, इतना बड़ा भी, इतना बड़ा भी, कितना भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ। तो ये हमें समझाता है एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एज टॉपिक इतना समझ आया होगा। उसके बाद हमारा है एजिमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड की बात करते हैं हम जी। अब एजिमुथल क्वांटम नंबर है ना, ये बहुत सॉलिड है। एजिमुथल और मैग्नेटिक तो मतलब इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है सनानो। कैसे रहा है मैम, अभी देखते हैं, तो कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगा। डिफाइन शेप, शेप के बारे में बताता है। अच्छा, तो ये जो शेल्स होती है इनकी शेप भी होती है, हमने तो सिर्फ इनको सर्कुलर कर रखा है, नहीं, इनकी फर्दर शेप्स भी होती है। अभी तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ सीखने को, समझने को, पढ़ने को मिलेगा। डिफाइंस शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल होते हैं ना ये, इनकी शेप होगी, रेंजिंग है इनकी फ्रॉम 0 to n-1। ये समझाता है शेप्स और सबशेल के बारे में, शेप्स और सबशेल के बारे में। अब आप कहोगे कि कौन सी शेप समझाता है हमें, अच्छे से बताओ कौन सी शेप समझाता है, तो मैं वो आपको बताती हूँ। 1 मिनट, ये मिटा देती हूँ। अब मैंने है ना एजिमुथल क्वांटम नंबर को ये लिखा है 0 to n-1। क्या लिखा है? 0 to n-1। अब मान लो n इज अ नेचुरल नंबर, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में है। फर्स्ट शेल में तो मैं क्या लिखूंगी 0 to 0-1, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 to 0-1 तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर मैं लिखूं 0 to 2-1 तो 0 to 1 आ जाएगा, तो 0 और 1 आ जाएगा। उसके बाद मैं लिखूं 0 to 3-1 तो 0 to 2 आ जाएगा। आई स्टॉप क्लियर होगा। नेक्स्ट 0 to 4-1 तो 0 to 3 आ जाएगा, तो 3 1 अरे 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 0,1,2,3 सब समझ आने वाला। एक मिनट, हाँ या, तो ये मैंने क्या लिखा है, ये जो मैं लिख रही हूँ 0 1 2 3, ये मैं क्या लिख रही हूँ, ये मैं इनकी शेप्स के बारे में लिख रही हूँ। मैम ये कोई शेप थोड़ी ना, ये तो नंबर है, 0 1 2 3 नंबर है, ये शेप है। देखो जो 0 नंबर पे आता है ना उसको अपन बोलते हैं एस, 0 पे कोई आएगा तो उसको अपन बोलेंगे एस शेप, 1 को बोलेंगे पी, 2 को बोलेंगे डी एंड 3 को बोलेंगे एफ। कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना? आई नो हो रहे हो। ये जितना टॉपिक इंटरेस्टिंग है ना, उतना स्टार्टिंग में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला भी है। बस स्टार्टिंग में सिर्फ एक बार आप इसको थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। अगर आप परेशान हो कि ठीक है ना वीडियो बंद कर दो ना, नहीं है ना, नहीं समझ आ रहा है, छोड़ो इसको, तो फिर तो नहीं आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं समझाती हूँ, देखो कैसे। अब ये जो एस शेप है वो पता है कैसी होती है? एस हमारी शेप होती है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, उधर लिख दिया, ठीक है। एस हमारी शेप होती है स्फेरिकल। हाँ जी, एस हमारी शेप होती है स्फेरिकल, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में रहेगा, एस ऑर्बिटल, ये जो शेप को पता है क्या बोलते हैं? इन शेप को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। देखो सुनो फिर से, ये पूरा है एक एटम, ये पूरा एक एटम, कोई भी मैटर एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये मिड में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करते हैं, ठीक है। इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवोल्व करते हैं। इनको हम बोलते हैं शेल्स, इनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ शेल्स, जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझाता है नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, जिनको बोहर ने नाम दिया था। इनके शेल्स को फर्दर नाम भी दिया हुआ KLMN एंड सो ऑन। यहाँ तक मेरी बात समझ आई? हाँ ठीक है, यहाँ तक हमें आ गई। उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, हमने समझ लिया एन इज अ नेचुरल नंबर, और ये कितनी डिस्टेंस वगैरह ये सब समझाता है। उसके बाद आता है एजिमुथल, एजिमुथल समझाता है हमें सबशेल एंड शेप्स और ऑर्बिटल्स के बारे में। अभी ऑर्बिटल्स क्या होता है बच्चा लोग? जो शेप होती है ना वही ऑर्बिटल होती है, जो शेप होती है वही हमारी ऑर्बिटल होती है। समझ आई बात? मैं फिर से बोल रही हूँ। जैसे मान लो कि हमने जो एजिमुथल क्वांटम नंबर की रेंज पता है क्या? देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिफाइन शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की शेप डिफाइन करने के लिए इसकी एक रेंज है फ्रॉम 0 to n-1। अब ये n पता है क्या है? n हमारा ये नंबर ऑफ शेल्स वाला, जहां पे इसको माइनस करते जाओ 0 to n-1, 0 to 1-1, 0 to 1-1 क्या आ जाएगा? 0 0 to, यहाँ पे मैंने 0 कर दिया था, सॉरी, हाँ तभी मेरे को थोड़ा लगा था। 1 मिनट, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 होता है ना, तो 0 to 1-1
तो क्या हो जाएगा 0, 0 टू 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 1, 0 टू 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 0 टू 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। तो एस यहाँ तक, हाँ जी ठीक है, हमें क्लियर है। अब देखो ये जो एस ऑर्बिटल होता है इसकी शेप होती है स्फेरिकल, इसकी शेप होती है स्फेरिकल, यानी एस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो स्फेरिकल में रहेगा, जैसे हम इसकी शेप पढ़ रहे हैं वैसे इसकी होगी। अब एक बात, इलेक्ट्रॉन है ना इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन करता है ना इन शेल्स के अराउंड ऐसे सर्कुलर, वैसे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो वैसे नहीं करता, कैसे करता है, फिर मैम करता कैसे, पहला सवाल तो ये कहीं पे भी घूम सकता है, ये इधर घूम सकता है, इधर घूम सकता है, कोई भी एक्सिस में, इस एक्सिस में घूम सकता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में घूम सकता है, जेड एक्सिस में घूम सकता है, ये घूमेगा अपनी एक एक्सिस पे। एक्सिस समझते हो ना, 11th में मैथ्स के स्टूडेंट हो तो और अच्छे से समझ आएगा, 10th तक एक्सिस के बारे में पढ़ते आ रहे हो। ये अपनी पर्टिकुलर एक अपनी एक्सिस पे ही घूमेगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये यहाँ वहां कहीं भी किसी भी एक्सिस पे घूम सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा। उसके बाद बात आती है कि ठीक है इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में, सबशेल ऑर्बिटल में होगा तो उसकी स्फेरिकल शेप होगी, ये शेप बता दी। अब मैं बात करें मैम कि पी की क्या होगी, पी की होती है डम्बल, ये जो डम्बल है ना, थोड़ा मेरे से अच्छा नहीं बन रहा डायग्राम, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बनता है, ये देखो ये क्या डंबल है, ये एक्स एक्सिस का डंबल, ये मैम वाई एक्सिस का डंबल, और ये जेड एक्सिस का डंबल। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से इन डंबल की शेप को डिफाइन यार बन जा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये एक्स एक्सिस की, ये वाई एक्सिस की, और ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन पी में भी कुछ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई भी एक्सिस में कर सकता है, एक्स एक्सिस में कर सकता है, वाई एक्सिस में कर सकता है, जेड एक्सिस में कर सकता है, किसी भी कोई भी एक्सिस में वो इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, कहीं पे भी कर सकता है। अब बात आती है कि मैम डी की शेप क्या होती है, डी की शेप मैं समझाती हूँ, ऊपर ऊपर का काम हो गया। हाँ जी, तो डी की क्या होगी, डी शेप, डी की शेप, डी की शेप होती है डबल डम्बल, कुछ इस तरीके से डबल डम्बल, ये डबल डम्बल होती है, आई बात समझ, इसको भी एक्स एक्सिस से बना दो, वाई एक्सिस जेड एक्सिस से। अब अगर हम एफ शेप की बात करें ना, एफ शेप होती नहीं, होती है, बट हमारी 11th और 12th के सिलेबस में हमें एफ शेप गिवन नहीं है, क्योंकि आप पूरे अपनी एनसीईआरटी देखो कहीं पे भी आपको एफ की शेप नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि जो एफ की शेप होती है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं हम पढ़ते ही नहीं इसकी शेप के बारे में। एफ शेप के बारे में हम बिल्कुल पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स पढ़ते हैं, बट इसका एक रूल होता है, ये हम आफ्टर 12th पढ़ते हैं, मैंने अभी बताया था, जैसे हम बीएससी बीटेक वगैरह एमएससी, जब आप मास्टर डिग्री करोगे ना केमिस्ट्री में तब आप पढ़ सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड शेप इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है कि मतलब 11th में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एनसीईआरटी नहीं देता, आप जब स्ट्रक्चर्स वगैरह देखोगे ना तो नहीं आएगी। तो एस के होते हैं स्फेरिकल, ये डम्बल, ये डबल डबल डम्बल होते भाई साहब, डबल डम्बल ऐसे लिख दो, डबल डम्बल, आई बात समझ, ठीक है। अब ठीक है, हमने ये समझ लिया कि एजीमुथल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हमें इन शेप्स के बारे में समझाता है। अब ये एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है, ये हमने शेप के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब है ना मैम ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल, व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल पता है क्या होता है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ऐसी शेप है, ये इस एटम में यहाँ पे रहती कैसे है, एटम का तो हमने स्ट्रक्चर देखा है ऐसा, बट यहाँ पे तो हम कुछ अलग ही देख रहे हैं, तो क्या ये गलत है, नहीं गलत नहीं है, ये जो शेप है ना इस एटम के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, कैसे करती है बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा। अब देखो ये जो एस है ना, एस पी डी एफ,
एस पी डी एफ, ये 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। इसके पता ऑर्बिटल कितने होते हैं? ये ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑर्बिटल वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसमें ऑर्बिटल होगा ये। ऑर्बिटल ये डब्बे जैसा होता है। ऑर्बिटल डब्बे जैसा नहीं होता, बट हमें समझाने के लिए और समझने के लिए डब्बे का यूज करते हैं। ठीक है, हम समझने के लिए डब्बे का यूज करते हैं कि हाँ भाई ये कैसा डब्बा होता होगा और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये एस है और ये पी के अंदर 3 डब्बे रहते हैं, ये डी के अंदर 5 रहते हैं, 1 2 3 4 5, और एफ के अंदर रहते हैं 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 3 1। क्लियर? क्लियर बच्चा जी? क्लियर हुआ? इतना तो नहीं हुआ। आई नो इतना क्यों होगा, अभी तक हमारे 2 क्वांटम नंबर्स बाकी पड़े हैं। 2 क्वांटम नंबर बाकी पड़े हैं तो पूरा क्लियर हमें होगा ही कहाँ से। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। इसके बारे में